हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ऐशु नावेल वर्ल्ड में। अगर आपको इसके आगे के एपिसोड सुनने हैं तो वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैप्टर -1। एक अस्पताल के वार्ड के बाहर अयांश और इश्की खड़े थे। अयांश वार्ड के शीशे से अपने दादाजी को देख रहा था। इश्की उसके पास खड़े होकर उसे संभाल रही थी। इश्की ने सोचा कि कुछ टाइम पहले क्या हुआ था। फ्लैशबैक। दादी के कहने पर अगले दिन इश्की ने मिहिर को अपने विला बुलाया था। दादी को मिहिर का व्यवहार बहुत पसंद आया, यहाँ तक कि उन्होंने मिहिर को बहुत सारी चीजें अपने हाथों से बनाकर भी दी। इश्की को भी जलन हुई कि उसकी दादी ने मिहिर के लिए कितनी सारी चीजें खुद बनाई। दया ने भी इस मौके को जाने नहीं दिया और वह बार बार मिहिर से बात करने की कोशिश करती रही। तभी उसके पास किसी का फोन आया और उसे मिस्टर सिंघानिया के बारे में पता चला तो वह तुरंत यहाँ आ गई। फ्लैशबैक एंड। अभिमान भी हॉस्पिटल वार्ड के बाहर खड़े थे। आज सुबह ही काव्यांश ने उन्हें बताया था कि कोई भी उनकी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, जिससे उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्हें पूरा यकीन था कि अयांश ने कुछ किया होगा, इसलिए उन्होंने तुरंत काव्यांश से कुछ कहा, जिससे काव्यांश भी काफी हैरान था। अयांश जो अपने ऑफिस में था, उसके पास उसके दादाजी के बटलर का फोन आया, जिसने बताया कि उसके दादाजी का एक्सीडेंट हो गया है। अयांश ने तेजी से अपनी कार चलाई और अस्पताल की ओर भागा। इमरजेंसी रूम में मिस्टर सिंघानिया को बचाने की कोशिश की जा रही थी। ये कैसे हुआ? अयांश चेहरे पर उदासी साफ दिख रही थी और उसने बटलर से इसके बारे में पूछा। मिस्टर सिंघानिया ने कहा था कि वह टहलने के लिए बाहर जा रहे हैं। उनके जाने के कुछ देर बाद मुझे हॉस्पिटल से फोन आया और फिर परिवार के बटलर को भी पूरी बात नहीं पता थी। तभी एक नर्स दौड़ते हुए बाहर आए और तुरंत बोली, पेशेंट के परिवार से कौन है? उद्धरण चिन्ह। मैं। यहाँ जल्दी साइन कीजिए। नर्स ने अयांश को पेपर दिया। मेन सर्जन कौन है? अयांश ने पूछा। वह डॉक्टर भार्गव है। उद्धरण चिन्ह। कौन डॉक्टर भार्गव? उद्धरण चिन्ह। हॉस्पिटल में सबसे अच्छे सर्जन डॉक्टर भार्गव ही है। नर्स ने अपनी बात खत्म की और वापस चली गई। अयांश के परेशान चेहरे को देखकर इश्की ने उसे शांत कराया और बोली, तुम्हारे दादाजी ठीक हो जाएंगे, चलो हम थोड़ा बैठकर इंतजार करते हैं। इश्की अयांश को एक कुर्सी पर ले गई और उसके साथ बैठ गई। अभी तक डॉक्टर ने कुछ बताया क्यों नहीं? अचानक अभिमान बोले। मुझे डॉक्टर से बात करनी है। जानबूझकर अभिमान ने अपनी आवाज ऊंची की। शांत रहिए, ये हॉस्पिटल है। अचानक अयांश गुस्से में बोला। उसके सिर में पहले से ही बहुत दर्द हो रहा था और वह अब अपने चाचा के ड्रामा को बर्दाश्त नहीं कर पाया। तुम अपने चाचा से इस तरह से कैसे बात कर सकते हो? अब जब तुम्हारे दादाजी ऑपरेशन रूम में जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं तो तुम इस तरह से यहाँ कैसे बैठ सकते हो? अयांश ने गुस्से से उनकी तरफ देखा लेकिन कुछ कहा नहीं। आधे घंटा और बीत गया, तभी डॉक्टर बाहर आया और उदास चेहरे के साथ सबको देखने लगा। अयांश तुरंत डॉक्टर के पास गया और बोला, मेरे दादाजी कैसे हैं? उद्धरण चिन्ह। मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम पेशेंट को बचा नहीं पाएगा। अगर आपको आखिरी बार उन्हें देखना है तो आप उन्हें देख सकते हैं। डॉक्टर भार्गव ने जैसे ही यह बात कही, उनकी नजर अभिमान की ओर गई और वह वहां से चले गए। इश्की ने अपनी घड़ी पर नजर डाली, ये देखकर कि सर्जरी आधे घंटे भी नहीं चली और डॉक्टर पहले से ही दादाजी को मृत घोषित करना चाहते हैं। और जिस तरह से डॉक्टर ने अभियान की ओर देखा था, उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन सोचने का समय नहीं था क्योंकि दादाजी अभी भी ऑपरेशन थिएटर रूम में ही थे, इसलिए वह जल्दी से अंदर गई। अयांश और अभियान ने मिस्टर सिंघानिया को ऑपरेशन बेड पर पड़े देखा और उन्हें कई बार आवाज लगाए, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अयांश, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, अब अपने दादाजी को शांति से दुनिया से जाने दो। अभिमान ने अयांश को झूठा दिलासा देने की कोशिश की। अगर आपको कुछ काम है तो आप यहाँ से जा सकते हैं, अयांश ने ठंडा स्वर में कहा। ठीक है, मैं हॉस्पिटल से बात करता हूँ कि हमें और क्या करना है, अभिमान ने कहा और मिस्टर सिंघानिया पर एक नजर डालकर वहां से चले गए। इश्की मिस्टर सिंघानिया के पास गई और उसने उनके चोटों की जांच की। उसे पता चला कि उन्हें केवल एक चोट लगी थी, लेकिन वह ऐसी चोट नहीं थी जिससे उन्हें कुछ हो, जैसा कि उस डॉक्टर ने कहा था। अयांश, अभी परेशान मत हो, मुझे लगता है कि तुम्हारे दादाजी कोमा में चले गए हैं। तुम बाहर जाओ और थोड़ी देर आराम करो, तब तक मैं तुम्हारे दादाजी को ठीक करती हूँ, इश्की ने अपने चेहरे पर गंभीर भाव लाते हुए कहा। अयांश ने अचानक इश्की की ओर देखा और बोला, तुम्हें मुझे झूठी उम्मीद देने की जरूरत नहीं है। इश्की, मैं थोड़ी देर और दादाजी के साथ रहना चाहता हूँ। इश्की ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, मैं जो कह रही हूँ जल्दी करो, टाइम निकाल रहा है। इश्की ने गंभीर चेहरे से अयांश की ओर देखा और अयांश बिना कुछ बोले ऑपरेशन रूम से बाहर चला गया। तुम कहाँ हो? अचानक इश्की ने फोन निकालकर मिहिर को बुलाया। मिहिर भी तुरंत इश्की के पास आया क्योंकि वह भी हॉस्पिटल में ही था। जैसे ही वह इश्की के बताए गए ऑपरेशन थिएटर के बाहर पहुंचा, उसने वहां अयांश को देखा। मिस्टर सिंघानिया, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मिहिर ने देखा कि अयांश ऑपरेशन थिएटर के बाहर कुर्सी पर बैठा था। अयांश ने बिना कुछ कहे उसकी तरफ देखा। मिहिर ने अब उसे नजरअंदाज किया और अंदर गया।
इश्की, मैंने मिस्टर सिंघानिया को बाहर देखा। वह कौन है जिसे सर्जरी के लिए लाया गया है? अगले ही पल मिहिर मिस्टर सिंघानिया को ऑपरेशन टेबल पर देखकर चौंक गया। ये कैसे हो सकता है? उद्धरण चिन्ह। मिस्टर सिंघानिया का कार एक्सीडेंट हो गया है, मुझे अब उनका ऑपरेशन करना है, क्या तुम मेरे सहायक बन सकते हो? इश्की ने अस्पताल में मिहिर के अलावा किसी पर भरोसा नहीं किया था। हाँ, लेकिन क्या तुम ये कर सकती हो? मिहिर को विश्वास नहीं हो रहा था कि इश्की ऑपरेशन कर सकती है। क्या तुम भूल गए कि पिछली बार तुम्हारे एक्सपेरिमेंट का डाटा किसने बदला था? मिहिर को अचानक कुछ याद आया और वह तुरंत बोला, मैं कुछ और नर्सों को बुलाता हूँ। मिहिर ने उन सभी लोगों को बुलाया जो उसके सबसे करीबी थी। जल्द ही कई नर्स ऑपरेशन रूम में आ गए। चलो शुरू करते हैं। ऑपरेशन रूम के बाहर अयांश कुर्सी पर बैठे नर्स को अंदर जाते देख रहा था और ऑपरेशन रूम की लाइट जल रही थी। उसने एक लंबी सांस ली। काफी टाइम बीत गया और अभिमान फिर से कुछ लोगों के ग्रुप के साथ आए। जब उन्होंने देखा कि ऑपरेशन रूम की लाइट जल रही है तो उन्हें थोड़ा डाउट हुआ। अयांश, वहाँ क्या हो रहा है? अभियान ने पूछा। इश्की सर्जरी कर रही है, अयांश ने ठंडी आवाज में कहा। क्या इश्की? उसकी जैसी छोटी लड़की को सर्जरी के बारे में क्या पता होगा? अभियान तुरंत भड़क गए। उनके पीछे लोगों के झुंड तुरंत ऑपरेशन थिएटर रूम की ओर दौड़े और इससे पहले कि वह गेट खोल पाते एक तेज आवाज सुनाई थी। वहां कोई नहीं जा सकता। अयांश ने उन लोगों पर नजर डाली और वह सभी अपनी जगह पर जम गए। उनकी हिम्मत एक कदम भी आगे बढ़ाने की नहीं हो पा रही थी। माधव ऑपरेशन रूम के गेट पर खड़ा हो गया और सभी को ठंडी नजर से देख रहा था, मानो वह आगे कदम बढ़ाने वाले किसी भी इंसान को मार सकता हो। ऑपरेशन रूम में इश्की ने बाहर से आ रही शोर को सुना और वह उदास हो गई। क्या तुम चाहती हो कि मैं बाहर जाकर देखूं? मिहिर ने पूछा। नहीं, सर्जरी जारी रखो। इश्की ने खुद को शांत किया और फिर से ऑपरेशन करने लगी। मिहिर ने इश्की की तकनीक को देखा और उसे लगा कि यह कुछ जाना पहचान है और उसने पहले भी इसे कहीं देखा है। अयांश, तुम क्या कर रहे हो? अभिमान ने अयांश की ओर देखा। अंकल, बेहतर होगा कि आप अपने आदमियों को लेकर यहाँ से चल जाए इससे पहले कि मैं गुस्से में कुछ कर दूं, अयांश ने ठंडे स्वर में कहा। अभिमान समझ गए कि अयांश का इरादा क्या था और फिर और कुछ करने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने ऑपरेशन रूम की तरफ देखा, ये सोचकर कि इश्की जैसी छोटी लड़की सिर्फ हालात को और खराब करेगी और मिस्टर सिंघानिया को और भी जल्दी मार देगी। वह गुस्से में बबाए और फिर घूमकर अपने आदमियों को वहां से जाने के लिए बोले। अभिमान और उसके आदमियों के चले जाने के बाद वहां पर फिर से शांति छा आ गई और ऑपरेशन रूम की लाइट अभी भी जल रही थी। माधव, इश्की वहां कितने टाइम से है? अयांश ने उसकी तरफ देखकर पूछा। मिस कपूर लगभग 1 घंटे से वहां है, माधव ने टाइम देखकर बताया। अयांश ने गहरी सांस ली और खड़ा होकर कॉरिडोर की ओर चला गया। जैसे जैसे टाइम बितला गया, इश्की के माथे पर पसीने की बूंदें दिखाई देने लगी। एक नर्स ने इसे देखा और तुरंत उसके माथे से पसीने को पोंछा। काफी समय बीत गया और माधव की आवाज आई, मिस्टर सिंघानिया, लाइट बंद हो गई है। अयांश और परिवार का बटलर तुरंत आगे आए। अयांश बेचैन निगाहों से वहां किसी के आने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद इश्की और मिहिर बाहर आए। मेरे दादाजी कैसे हैं? अयांश ने इश्की के हाथ को पकड़ा और उससे पूछा, तुम्हारे दादाजी ठीक है? इश्की की बात सुनकर अयांश ने राहत की सांस ली, लेकिन उसे अभी भी भरोसा नहीं हो रहा था। क्या सचमुच? उद्धरण चिन्ह। इश्की ने जो कहा वह सच है। अयांश ने मिहिर की ओर देखा और बोला, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मेरे दादाजी बच गए हैं। थैंक यू। ये तो मुझे करना ही था। इश्की, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हारी तकनीक को पहले भी कहीं देखा है। क्या? अचानक इश्की ने इस बारे में जानना चाहा, क्या तुमने इसे पहले भी देखा है? इश्की ने मिहिर की ओर देखा। उसने इस तकनीक का इस्तेमाल पहले कभी नहीं किया था, ये पहली बार था, इसलिए उसे हैरानी हुई कि मिहिर ने इसे कब देख लिया। मुझे याद आ गया, ये तकनीक तो दुनिया के सबसे बेस्ट डॉक्टर अर्थ की एक रचना है। उनके इकलौते स्टूडेंट शार्डिलिया के अलावा इस तकनीक को कोई नहीं जानता। तुमने इसे कहाँ से सीखा? मिहिर को अचानक ये याद आ गया। डॉक्टर अल्प शार्डिलिया। अयांश ने हैरानी से मिहिर की ओर देखा। तुमने भी इसके बारे में सुना है? मिहिर ने अयांश की ओर देखकर पूछा। हाँ, मैंने सुना है कि डॉक्टर अल्प एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सर्जन है। उनका स्टूडेंट शार्डिलिया वह है जिन्हें उनके बाद मेडिकल में सबसे टॉप पर माना जाता है। अयांश ने केवल उनके कार्यों के बारे में सुना था, लेकिन उसने उसे कभी नहीं देखा था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आप लोग उनके बारे में जानते हैं, यहाँ तक कि उनकी तकनीक को भी इतनी अच्छी तरह से जानते हैं। वह सभी डॉक्टर के लिए भगवान के समान है, तो मैं उनके बारे में कैसे नहीं जानूंगा? इश्की, तुमने बताया नहीं कि तुम इसके बारे में कैसे जानती हो? मिहिर ने फिर पूछा। ठीक है, अब जब आप लोग मुझसे पूछ ही रहे हैं तो मैं सब सच बताऊं, मैं ही शाहिलिया हूँ, इश्की ने शांति से कहा और उनकी ओर देखा। क्या तुम शार्डिलिया हो? दोनों ने हैरानी और अविश्वास से इश्की की ओर देखा। क्या तुम दोनों को मुझ पर विश्वास नहीं है? उद्धरण चिन्ह। वाकई यह विश्वास के लायक नहीं है, मिहिर ने इश्की की ओर देखकर बड़बड़ाया। तुम्हें भी मुझ पर विश्वास नहीं है?
इश्की ने अयांश से पूछा, मैं तुम पर सबसे ज्यादा भरोसा करता हूँ भले ही कोई करे या न करे। अयांश ने प्यार से इश्की की ओर देखा, उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि उसकी मंगेतर डॉक्टर शार्डलिया थी। तभी एक नर्स ने मिस्टर सिंघानिया को ऑपरेशन रूम से बाहर निकाला। अयांश उन्हें देखने के लिए उनके पास गया। तुम्हारे दादाजी अभी भी कोमा में है, लेकिन उनकी हालत इतनी बुरी नहीं है, उन्हें अभी आईसीयू में रखना होगा। इश्की ने आगे बढ़कर अयांश के हाथ को पकड़ा और उसे समझाया। चैप्टर -2। अब आगे अभिमान ये सोचकर ऑफिस लौट आए कि अब उनके पिता अयांश के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। काव्यांश, अपने दादाजी की कार एक्सीडेंट की खबर चारों तरफ फैला दो। जितना जल्दी हो ये बेहतर होगा। अभिमान अयांश को सबक सिखाना चाहते थे क्योंकि उन्हें शुरू से ही अयांश कभी पसंद नहीं था। अभिमान ने जल्दी से कंपनी के इन्वेस्टर्स को फोन करके बुलाया। अगले दिन अयांश कंपनी के लिए निकल ही रहा था कि तभी माधव ने उसे बताया कि सभी इन्वेस्टर्स को उसके दादाजी की कार एक्सीडेंट की खबर मिल गई है। ये न्यूज में भी दिख रहा है। जब अयांश ने अपना फोन निकला तो हेडलाइन देखकर उसका दिमाग खराब हो गया है। हेडलाइन में साफ साफ बताया जा रहा था कि सिंघानिया ग्रुप के अध्यक्ष की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है। अयांश काफी देर तक फोन को घूमता रहा, तभी उसे उसके चाचा का फोन आया। अयांश, तुम्हें कंपनी आने में कितना टाइम लगेगा? बोर्ड मेंबर्स तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, उन्हें तुमसे कुछ बात करनी है। अभिमान फोन पर काफी ज्यादा खुश लग रहे थे। अयांश को ऐसा लग रहा था कि कुछ न कुछ गड़बड़ है, इसलिए वह माधव से बोला, माधव गाड़ी तेज चलाओ। ठीक है। माधव ने कार की स्पीड बढ़ाई और जल्दी ही उनकी कार सिंघानिया कंपनी के सामने रुकी। जब अयांश कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ बढ़ रहा था तो सभी की नजरें उस पर ही थी। अयांश जब अपनी सीट पर बैठा तो उसकी नजरें वहां बैठे सभी लोगों पर टिकी थी। वहां किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उससे नजरें मिलाए। अभिमान ने देखा कि सभी ने अपना सिर नीचे कर दिया है और उन्होंने आगे बढ़कर कहा, अंश, सभी बोर्ड मेंबर्स आज यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि वह पिताजी के बारे में जानते हैं। कल आप सबसे लास्ट में उनसे मिलने गए थे, तो आप सबको उनके बारे में क्यों नहीं बता देते? उद्धरण चिन्ह। अयांश ने अपने चाचा की ओर देखा जो अभी भी बोले जा रहे थे और फिर उसने बाकी लोगों को देखा। मैं आप सभी की चिंता के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। जहाँ तक मुझे पता है आप सब लोग यहाँ बस न्यूज़ देखकर तो नहीं आए होंगे, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप यहाँ क्यों आए हैं? ये कहते हुए अयांश की नजरें अपने चाचा पर ही थी, जो किसी के कुछ बोलने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन जब किसी ने कुछ नहीं कहा तो अयांश आगे बोला, न्यूज़ में जो भी दिखाया जा रहा है वह खबर सच नहीं है। जैसे ही अयांश के मुंह से यह शब्द निकला, अभिमान की आंखें फटी की फटी रह गई। यह असंभव है, कल डॉक्टर ने साफ साफ कहा था कि पिताजी को नहीं बचाया जा सकता, तो फिर वह ठीक कैसे हो सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। मिस्टर सिंघानिया, आप क्या सोच रहे हैं? अपने चाचा की ओर देखकर अयांश बोला। अभिमान तुरंत होश में आया और अजीब तरह से मुस्कुराते हुए बोला, कुछ नहीं, ये सिर्फ पापा के बारे में जनाने के लिए मीटिंग हुई थी। ओह, ये कुछ नहीं है तो फिर मैं इसको आप पर छोड़ता हूँ। इतना कहते हुए अयांश खड़ा हुआ और वहां से चला गया। उसके केबिन में माधव ने तुरंत अंश से पूछा, मिस्टर सिंघानिया, मिस्टर अभिमान इस कंपनी के चेयरमैन बनने की कोशिश कर रहे हैं, आपने उन्हें इतनी आसानी से क्यों जाने दिया? माधव इस बात से असंतुष्ट दिखाई दे रहा था। ये वह बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि अभिमान अपने पिता के बीमार होने के बावजूद कंपनी अपनी करने की प्लानिंग कर रहा था। आज मैं उन्हें रोक सकता था और अगर ऐसा होता तो वह अगली बार और तैयार होकर आते। आज का तो मैंने रोक लिया, लेकिन कल परसों भी है, एक दिन वह हालात को और बदतर बना देते, उस समय उन्हें कंट्रोल करना मुश्किल होता, इसलिए अभी हमें शांत रहना होगा। अभी भी कंपनी दादाजी के हाथों में है, अगर दादाजी को कुछ हो गया तो कंपनी चाचा जी को मिल सकती है, इसलिए हमें इंतजार करना होगा। अब हमें क्या करना है? हम मिहिर के साथ कॉन्ट्रैक्ट के आधे रास्ते पर है। उसे अभिमान की चिंता थी कि अभियान इसमें भी परेशानी खड़ी करेंगे। हमें मिहिर के साथ आगे बढ़ना होगा, इस चीज में हम कोई भी गलती नहीं कर सकते। अगर यह प्रोजेक्ट सफल रहा तो दादाजी किसी भी कीमत पर चाचा को कंपनी नहीं देंगे। माधव को भी अयांश की बात समझ में आ गई और वह वहां से चला गया। दूसरी तरफ अभिमान और उनके बेटे काफी खुश थे क्योंकि उन्हें पूरा भरोसा था कि अब वह इस कंपनी के अध्यक्ष बनेंगे, इसलिए वह खुशी खुशी बातें करने लगे। पिताजी, अब आप अध्यक्ष बन के रहेंगे। सिंघानिया ग्रुप आखिरकार हमारे हाथों में आ ही गया, अब हम अयांश पर निर्भर नहीं रहेंगे। काव्यांश खुशी से उछलते हुए बोला। अभियान भी काफी खुश थे और बोले, हाँ, इतने सालों के बाद आखिरकार मैं टॉप पर पहुंच गया। काव्यांश, अब मैं तुम्हें कंपनी की यह ब्रांच दे रहा हूँ, इस मौके का फायदा उठाओ और हम दोनों मिलकर काम करेंगे। जब हम सिंघानिया ग्रुप पर अपना कंट्रोल कर लेंगे तो हम जो चाहे कर सकते हैं। चिंता क्या मत करिए पिताजी, मैं कंपनी का ख्याल रखूंगा और तुम्हें हॉस्पिटल पर नजर रखनी है, किसी भी कीमत पर पिताजी होश में न आए। अभियान के चेहरे पर गंभीरता थी। समझ गया, मैं 24 घंटे उन पर नजर रखने के लिए किसी को भेजता हूँ। काव्यांश ने तुरंत किसी को अस्पताल में भेज दिया जिसने मिस्टर सिंघानिया पर नजर रखना शुरू कर दिया।
अच्छा, हमने जो भी पैसे निकाले हैं तुम्हें उसका रिकॉर्ड भी मिटाना होगा, क्योंकि अगर किसी को पता चला तो हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। यह अभिमान की सबसे बड़ी चिंता थी। समझ गया। दूसरी तरफ विला में इश्की कंप्यूटर पर कुछ काम कर रही थी, तभी उसे हेमंत का फोन आया। इश्की, मैंने सुना है कि मिस्टर सिंघानिया के साथ कुछ हुआ है, क्या ये सच है? हेमंत की आवाज में काफी हैरानी थी। हाँ, दादाजी का एक्सीडेंट हुआ था और वह अभी ठीक है। तुम्हें और कुछ कहना है? उद्धरण चिन्ह। हाँ, मुझे पूछना है कि क्या तुम्हें एडम की कोई खबर मिली? हेमंत अभी भी उड़ने वाले कारों के बारे में सोच रहा था। नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। मैं हाल ही में घर नहीं गई हूँ। क्या तुम घर नहीं जाती तो तुम कहाँ हो? अगर तुम फ्री हो तो हम कपूर मेंशन में मिल सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। ठीक है। आगे बिना कुछ कहे इश्की ने फोन रख दिया, जिससे हेमंत झुंझला गया, लेकिन वह अब कुछ नहीं कर सकता था। तभी एक बार फिर फोन आया। इश्की, तुम कहाँ हो? दादाजी की हालत बहुत खराब हो गई है। क्या तुम आ सकती हो? फोन की दूसरी तरफ से अयांश की आवाज आई। हाँ, मैं अभी आ रही हूँ। इश्की ने कंप्यूटर बंद किया और तुरंत बाहर निकली। हॉस्पिटल में मिस्टर सिंघानिया की हालत बहुत खराब थी। अचानक उनकी हार्ट बीट कम हो गई थी। तभी इश्की तुरंत वार्ड में आई। दादाजी को क्या हुआ, जल्दी उन्हें देखो। इश्की बेड के पास आए और उसने दादाजी को चेक किया। मशीन को देखकर ही उसे पता चल गया था कि दादाजी की जान खतरे में है। ये कैसे हो सकता है? कल मैंने जब सर्जरी की थी उसके बाद उनकी तबीयत अच्छी होनी चाहिए, तो फिर उनकी इतनी खराब हालत कैसे हो गई? इश्की ने सोचा। इश्की ने जब मिस्टर सिंघानिया की इफ को देखा तो उसे कुछ गलत लगा। उसने तुरंत कहा, मुझे आज का इन्फ्यूजन रिकॉर्ड दिखाओ। डॉक्टर ने तुरंत उसे दवाई थमा दी। इश्की को पहले से ही पता चल गया था कि क्या गड़बड़ है। क्या आप पेशेंट को ये दवाई दे रहे थे? आपने ये बिना पूछे कैसे दिया? उनकी हालत खराब है और ये दवाई उनके लिए जहर की तरह है। हमने सर्जरी के बाद कई लोगों को ये दवा दी है, किसी को इससे नुकसान नहीं हुआ है। डॉक्टर ने इश्की की बातों को सुनकर तुरंत कहा, आप सही कह रही हो। कई हॉस्पिटल में ऑपरेशन के बाद मरीज को ये दवा देते हैं, लेकिन इस मरीज का मामला दूसरों से अलग है। अगर आपका इसका इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें गंभीर समस्या होगी। इश्की ने तुरंत इफ खींच कर निकाली। आप ऐसा नहीं कर सकती, इस मरीज की जान खतरे में पड़ जाएगी। डॉक्टर ने इश्की की बातों पर ध्यान नहीं किया और उसे रोकने की कोशिश की। उसे मत रोको, बस वही करो जो वह कह रही है। अयांश ने तुरंत इश्की की साइड ली। इश्की ने अयांश की ओर देखा और जल्दी से कुछ लिखकर नस को देते हुए बोली, ये लेकर आओ, इससे वह तुरंत ठीक हो जाएंगे। नस ने एक पल के लिए अयांश को देखा, फिर उस दवा को लेने के लिए बाहर चली गई। इश्की के पास डॉक्टर से बहस करने का टाइम नहीं था। उसने चांदी की सुई निकाली और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर उन्हें डालना शुरू किया। धीरे धीरे मिस्टर सिंघानिया के दिल की स्पीड ठीक हो गई। बगल में खड़े डॉक्टर भी हैरान दिख रहे थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इश्की एक्यूपंक्चर में इतनी अच्छी होगी। तभी नर्स तुरंत दवा लेकर अंदर आए और मिस्टर सिंघानिया को फिर से आईवी लगाया गया। इश्की पास खड़ी होकर सारी चीजों को देख रही थी। फिर उसने चांदी की सूजों को निकाला। पहले 1 हफ्ते तक मेरी बताई गई दवाइयां का इस्तेमाल करना है, उसके बाद मैं तुम्हें दूसरी दवा दूंगी। इश्की ने नर्स को बातें समझाई। आखिरकार नर्स को ही उनका ख्याल रखना था। डॉक्टर ने भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं की, इसके बजाय उन्होंने सिर हिलाया। थैंक यू इश्की। आयांश ने प्यार से इश्की की ओर देखा। इश्की ने अपना सिर हिलाया और बोली, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम हमेशा मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकते। हम सभी फैमिली है, तो मुझे ये करना ही था। दोनों ने दादाजी की ओर देखा जो अस्पताल के बेड पर लेटे थे। दादाजी, अब आपको उठाना चाहिए, हम सब आपका इंतजार कर रहे हैं। मिस्टर सिंघानिया, मिस्टर अभिमान हेड ऑफिस आए हैं, माधव ने अंदर आते हुए कहा। क्या कंपनी में कुछ चल रहा है? इश्की ने माधव के गंभीर चेहरे को देखते हुए पूछा। हाँ, मुझे उन सभी मामलों को निपटने के लिए ऑफिस जाना होगा। ठीक है, तुम जाओ, मैं यही रहूंगी। इश्की ने अयांश को अपना काम करने के लिए कहा। थैंक यू, जब मेरा काम पूरा हो जाएगा तो मैं वापस आऊंगा। अयांश ने आखिरी बार इश्की की आंखों में देखा और फिर माधव के साथ चला गया। कार में अयांश ने माधव से पूछा, अंकल किसके साथ आए हैं? उद्धरण चिन्ह। वह अकेले आए हैं। क्या वह अकेले आए हैं? क्या तुम्हें पता है कि वह यहाँ क्यों आए हैं? उद्धरण चिन्ह। मुझे लगता है कि उन्हें इन्वेस्टर्स ने जब तक दादाजी ठीक नहीं हो जाते तब तक के लिए अध्यक्ष बनाया है और वह रिपोर्ट करने के लिए आए होंगे। माधव भी यह बात सुनकर हैरान था। ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत लंबी प्लानिंग की थी। अयांश की आंखें ठंडी हो गई और वह आसमान की ओर देखने लगा। जब अयांश ऑफिस पहुंचा तो उसे पता चला कि उसके चाचा ने पहले से ही अपना केबिन चुन लिया था और अंदर बैठकर सुबह के नजारे का आनंद ले रहे थे। अयांश सीधे अंदर आया और ऑफिस को देखा, जिसकी अभी तक सफाई नहीं हुई थी। अंकल, क्या आप इस ऑफिस से खुश है? अभिमान ने अयांश की आवाज सुनी और बैठे बैठे गर्व से बोले, ये बहुत अच्छा है। यहाँ बैठने का एहसास वाकई में अलग है और अब तुम्हें मुझे अध्यक्ष कहना चाहिए। वैसे आजकल तुम किस काम में व्यस्त हो? उद्धरण चिन्ह। कुछ नहीं, मैंने अभी हाल ही में एक नया प्रोजेक्ट लिया है। अयांश ने मेहर के बारे में कुछ भी नहीं बताया।
ओह, ऐसा लगता है कि आप ज़्यादा अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं। मेरा मतलब है कंपनी में आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट को संभाल नहीं पा रहे हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जब मैं आ गया हूँ तो कंपनी आगे जरूर बढ़ेगी। मैं अब कंपनी के प्रोजेक्ट को दिलाने में तुम्हारी मदद करूंगा। मैंने सुना है कि विदेश में एक प्रोजेक्ट के लिए बोली शुरू होने वाली है, तो मुझे लगता है कि तुम्हें वह प्रोजेक्ट जीतना चाहिए। ठीक है, आप मुझे उसके बारे में जानकारी भेज दीजिएगा चेयरमैन सर। अयांश ने ठंडी निगाहों से अभिमान की ओर देखा और वहां से चला गया। ठीक है, तुम्हारी परसों की फ्लाइट है, मैं तुम्हारे लिए टिकट बुक कर दूंगा, अभिमान ने अयांश की ओर देखते हुए तेज आवाज में कहा। चैप्टर 3। अब आगे। अयांश जब अपने ऑफिस में आया तब माधव ने उससे पूछा, आपने जाने के लिए हाँ क्यों कहा जबकि आप जानते हैं कि वह कोई प्लानिंग कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। आज उनका ऑफिस में पहला दिन है, अगर मैं उन्हें मना कर देता तो वह परेशानी खड़ी कर देते। अयांश अभिमान को अच्छी तरह से जानता था और जब चीजें कंपनी के हित में और मेहर के साथ उसके कॉन्टैक्ट को प्रभावित नहीं कर रही थी तो वह ये कर सकता था। उसे बस एक ही चीज की चिंता थी कि उसके दादाजी अभी तक होश में नहीं आए हैं। वह अपनी कुर्सी पर बैठा और अचानक इश्की के बारे में सोचने लगा। लंच बॉक्स रेडी करो, हमें हॉस्पिटल जाना है। ठीक है, माधव बोला। अस्पताल में इश्की मिस्टर सिंघानिया के बेड के पास बैठी थी, यहाँ तक कि नर्स जब दवा बदलने आई तब भी इश्की ने नर्स को ऐसा करने से मना कर दिया। वह खुद ही सब चीजों का ध्यान रख रही थी। अयांश ने जब वार्ड का गेट खोला और रेखा की इश्की अभी भी बैठी हुई है तो उसे थोड़ा बुरा लगा। अयांश उसके पास आया और बोला, तुम इतने टाइम से यही बैठी हो। उद्धरण चिन्ह। हाँ, नर्स दवा बदलने के लिए बहुत बार आई थी, मैंने कोई रिस्क नहीं लिया, इश्की ने अयांश की ओर देखकर कहा। अयांश ने उसके बालों को सहलाया और बोला, तुम इतनी अच्छी क्यों हो, मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। इश्की ने मुस्कुराते हुए उसे देखा और बोली, ये सब छोड़ो, क्या तुम मेरे लिए कुछ खाने के लिए लाए हो। उद्धरण चिन्ह। हाँ, अयांश ने माधव से लंच बॉक्स लिया और टेबल पर रखा। जब इश्की ने खाने को देखा तो उसे काफी अच्छा लगा, उसने संतुष्टि से सिर हिलाया। धीरे धीरे खाओ, ये सब तुम्हारे लिए ही है। जब अयांश ने देखा कि इश्की कैसे खा रही है तो वह खुद को बोलने से रोक नहीं पाया। तुम किसका इंतजार कर रहे हो, तुम भी खाना शुरू करो। इश्की हैरान थी जब उसने देखा कि अयांश ने खाना शुरू भी नहीं किया है। ठीक है, अयांश भी उसके पास बैठकर खाना खाने लगा। अचानक इश्की ने अयांश से पूछा, अयांश क्या कंपनी में कुछ हुआ है? तुम इतनी जल्दी में क्यों गए थे? इश्की ने उसकी परेशानी को देखते हुए कहा। कोई बड़ी बात नहीं है, अभिमान अंकल ऑफिस आ गए हैं। उद्धरण चिन्ह। क्या वह तुम्हारे ऑफिस में क्या कर रहे हैं? इश्की ने हैरानी से पूछा। उन्हें कुछ टाइम के लिए अध्यक्ष बनाया गया है, इसलिए वह आज कंपनी संभाल रहे हैं। लेकिन वह अध्यक्ष कैसे बन सकते हैं? अध्यक्ष तो तुम्हारे दादाजी हैं ना? इश्की ने यांश की ओर देखा, उसकी आंखों में हैरानी साफ झलक रही थी। तब यांश ने उसे समझाया कि अध्यक्ष के न होने पर कुछ टाइम के लिए किसी दूसरे को अध्यक्ष बनाया जा सकता है। तो उन लोगों ने उन्हें क्यों चुना? क्या उन्हें उनसे बेहतर इंसान नहीं मिला? इश्की समझ नहीं पाई कि ऐसा क्यों हुआ है। वहाँ कुछ ऐसा चल रहा है जिसे तुम नहीं समझ सकती। तुम्हारी आवाज से ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई बड़ी प्लानिंग हुई हो? इश्की की बातें सुनकर अयांश को हंसी आ गई। लंच के बाद अयांश बोला, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बात है? उद्धरण चिन्ह। अंकल ने मुझे एक प्रोजेक्ट के लिए दूसरे देश जाने को कहा है, मैं परसों जाने वाला हूँ। जब मैं दूर रहूंगा तो मुझे दादाजी की देखभाल के लिए तुम्हारी जरूरत होगी। अयांश ने इश्की की तरफ देखते हुए रिक्वेस्टिंग टोन में कहा। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे दादाजी की देखभाल करने में तुम्हारी मदद करूंगी। तुम आराम से अपना काम करो, तुम्हारे दादाजी मेरे अच्छे हाथों में है। इश्की ने एक मुस्कान के साथ कहा। ठीक है, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा, अगर कोई जरूरी काम हो तो तुम केल्विन को फोन कर सकती हो। ठीक है, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। जब अयांश के जाने का दिन आया, इश्की अयांश को एयरपोर्ट छोड़ने गई। अयांश ने इश्की को गले लगाते हुए कहा, क्या तुम मुझे यूं ही भेज दोगी? इश्की ने अजीब नजरों से अयांश को देखा और बोली, तुम्हें क्या चाहिए? अगले ही पल अयांश ने इश्की के होठों पर एक किस किया और बोला, इतना काफी है। इश्की शर्मा गई और इधर उधर देखने लगी। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, बस एक किस ही तो थी। अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अयांश ने बिना मन के बोर्डिंग गेट की ओर चलना शुरू किया। बीच बीच में उसकी नजर इश्की की तरफ जाती। अयांश के चले जाने के बाद इश्की सीधे हॉस्पिटल आई। मिस्टर सिंघानिया अभी भी कोमा में थे, इसलिए इश्की ने अपनी नजरें उन पर बनाए रखी। अगले दिन जब इश्की सी विला गई तो दिया बोली, इश्की मैं देख रही हूँ तुम आजकल कुछ ज्यादा ही व्यस्त रह रही हो, क्या तुम किसी काम में व्यस्त हो? दिया इश्की के बारे में सोचकर परेशान थी, उसे लगा कि आजकल वह ज्यादा ही काम कर रही है। क्या तुमने न्यूज नहीं देखा? उद्धरण चिन्ह। कैसी न्यूज? तुम्हारा मतलब मिस्टर सिंघानिया के कार एक्सीडेंट के बारे में है? दिया इश्की के पास आते हुए बोली, हाँ, मिस्टर सिंघानिया हॉस्पिटल में एडमिट है और मैं उनकी देखभाल कर रही हूँ।
ओह ये बात है, इश्की आगे कुछ और बताती इससे पहले ही उसका फोन बजा। इश्की ने जब फोन उठाया तो उसे हेनरी की आवाज आई। हेलो, बहुत टाइम हो गया इश्की, मेरी टीम तैयार हो गई है, तुम कब देखने आ रही हो? उद्धरण चिन्ह। मिस्टर हेनरी, मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा है कि आपने इतनी जल्दी टीम तैयार कर ली। इश्की उनके काम करने की स्पीड से काफी हैरान थी। हाँ, सारी चीजें पहले से ही तय हो चुकी है, इसलिए देर करने का कोई कारण नहीं है। ये प्रोजेक्ट जितनी जल्दी शुरू होगा हम अपने सपने के उतना ही करीब होंगे। आपने मुझे अभी तक जवाब नहीं दिया कि आप कब देखने आ रही है। मिस्टर हेनरी, वास्तव में मैं तुरंत वहां आना चाहती हूँ, लेकिन मुझे कुछ काम है और मैं कुछ समय के लिए वहां नहीं आ सकती, इश्की ने बताया। तुम किस चीज में इतनी उलझी हुई हो कि उसे छोड़ नहीं सकती? क्या तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है? हेनरी को अभी इश्की की बहुत परवाह थी और वह उसके मामले में मदद करने को तैयार थे। थैंक यू मिस्टर हेनरी, मैं इसे खुद संभाल सकती हूँ। जैसे ही मेरा काम पूरा होगा मैं तुरंत आपके पास आऊंगी। इश्की को हेनरी की मदद की जरूरत नहीं थी, लेकिन वह उनके लिए आभारी थी। ठीक है, तो आप काम पर ध्यान दीजिए, मैं अपने स्तर पर उन लोगों को काम पर लगा दूंगा। आपका जब भी यहाँ आने का प्लान हो तो मुझे फोन करें। हेनरी थोड़े निराशा थे कि इश्की नहीं आ सकी। ठीक है, इश्की ने फोन रख दिया। इश्की, तुम बहुत बिजी हो, मुझे लगता है कि तुम्हें अपने लिए किसी को काम पर रख लेना चाहिए। हाँ, मुझे भी लगता है। आज दोपहर में मेरी शूटिंग है। अभी टाइम क्या हो रहा है? इश्की ने दिया से पूछा। 3 बज रहे हैं। मुझे देर हो गई। इश्की तुरंत उठी और बाहर भाग गई। कर धीरे चलाना इश्की, दिया ने बाहर भागते इश्की को देखकर चिल्लाया, लेकिन इश्की ने उसकी एक बात नहीं सुनी। वह अपने कार में बैठी और स्टूडियो की ओर चल पड़ी। माफ करिए, मुझे आने में देर हो गई। इश्की जो अभी वहां पहुंची थी उसने डायरेक्टर से माफी मांगी, जो उसकी तरफ अजीब तरह से देखकर मुस्कुरा रहे थे, जैसे कि उन्हें पता नहीं था कि क्या कहना है। क्या हुआ? इश्की उनके अजीब भाव से थोड़ी उलझन में पड़ गई। कारण कहाँ है? इश्की ने चारों तरफ देखा, लेकिन उसे कारण कहीं नजर नहीं आया। वह ड्रेसिंग रूम में है, डायरेक्ट बोला। आपको क्या हुआ है? क्या आपकी तबीयत ठीक है? इश्की ने डायरेक्टर के अजीब बर्ताव को देखकर पूछा। इश्की, तुम कैसी हो? तभी एक आवाज ने इश्की का ध्यान खींचा। किंजल ड्रेसिंग रूम से बाहर निकली और इश्की के सामने आकर खड़ी हो गई। किंजल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इश्की ने उसे मेकअप और शूटिंग के कपड़े पहने देखकर पूछा। क्या तुम्हें नोटिस नहीं मिला? किंजल उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। कैसा नोटिस? इश्की ने हैरानी से पूछा। आप उसे क्यों नहीं बता देते? किंजल ने डायरेक्ट से कहा। डायरेक्टर भी थोड़ा परेशान था। आप मुझे बता सकते हैं कि क्या हुआ है? डायरेक्ट ने नजरें चुराते हुए कहा। मिस्टर अभिमान ने मिस किंजल को आपसे रिप्लेस कर दिया है। उन्होंने कहा है कि इस एक के लिए वही बेहतर है। जैसे ही इश्की ने यह बातें सुनी उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। मैंने सोचा था कि कोई बड़ी बात है, ये तो बहुत मामूली से बात निकली। अब जबकि आपको एड इतना पसंद है तो आपको मैं इसे ऐसे ही दे सकती हूँ। हाँ, जाकर मिस्टर अभिमान से कहना कि बेहतर होगा कि भविष्य में एड के लिए एक अच्छी एक्ट्रेस ढूंढे, किसी भी बेकार एक्ट्रेस का उपयोग न करें। ऐसा न हो कि उस प्रोडक्ट की छवि खराब हो जाए। कारण क्या तुम मेरे साथ आ रहे हो? किंजल इश्की की बातों से गुस्सा हो गई और बोली। क्या तुम्हें लगता है कि वह तुम्हारे साथ जाकर अपनी नौकरी को बचा सकता है? करण तुरंत बोला। मिस कपूर, मैं आपके साथ चलता हूँ। किंजल ने हैरानी से करण को देखा। तुम इस तरह से नहीं जा सकते, और उसने करण को पकड़ना चाहा, लेकिन इश्की ने किंजल का हाथ तुरंत पकड़ा और उसे दबाए, जिससे किंजल के चेहरे पर दर्द नजर आने लगा। इश्की, तुम क्या कर रही हो? वह तुम्हारा गुलाम नहीं है। इश्की करण के सामने खड़ी हो गई। तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं उसके साथ कुछ भी करूं, तुम मेरे मामलों में टांग नहीं अड़ा सकती। किंजल ने अपने पीछे खड़े गार्ड को बुलाया। इश्की ने उस गार्ड को देखा जो काफी गर्व में खड़ा था। उसने सोचा कि इश्की एक लड़की है, उसका क्या ही बिगाड़ लेगी। जैसे ही उसने इश्की को पकड़ना चाहा, इश्क ने तुरंत उसके हाथ को मोड़ दिया, जिससे गार्ड की हड्डी टूट गई। बाकी गार्ड भी इश्की की तरफ दौड़े, लेकिन इश्की ने सभी को एक एक किक मारी, जिससे वह जमीन पर गिर पड़े। इश्की ने किंजल और डायरेक्टर को बहुत डरा दिया। किंजल, तुम्हारे गार्ड बहुत कमजोर हैं। मेरा सुझाव है कि तुम कुछ प्रोफेशनल लोगों को हायर करो। जब वह अपनी रक्षा नहीं कर सकते तो वह तुम्हें क्या बचाएंगे? इतना कहते हुए इश्की हंसी और उन गार्ड की ओर देखकर उनका मजाक उड़ाया, जो जमीन पर दर्द से तड़प रहे थे। करण, चलो चले। इश्की ने उसकी तरफ देखा और करण, जो अभी अभी होश में आया था, तुरंत इश्की के पीछे पीछे वहां से बाहर चला गया। किंजल गुस्से में उन गार्ड पर चिल्लाने लगी और वहां से भगा दिया। कंपनी से बाहर निकालने के बाद इश्की ने करण की ओर देखते हुए कहा। मैं तुम्हें दूसरी कंपनी में नौकरी ढूंढने में मदद करूंगी। करण ने अपना सर झुकाया और गंभीरता से बोला। मैं तुम्हारे साथ ही काम करूंगा। करण को एहसास हुआ कि जो कुछ हुआ उसके बाद इश्की निश्चित रूप से किंजल से बेहतर थी। वह इश्की की असली पहचान नहीं जानता था, लेकिन जब तक इश्की किंजल से बेहतर थी और उसके साथ अच्छा बर्ताव करती थी, तो उसे भी इश्की के साथ काम करने में कोई परेशानी नहीं थी। मेरे पीछे आना किंजल से भी ज्यादा परेशानी से भरा हो सकता है। अगर तुम्हें लगा कि तुम अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते तो अभी भी जा सकते हो। आप कहाँ रहते हैं? इश्की ने पूछा। मैं यहाँ से काफी दूर रहता हूँ। तो फिर आप हर रोज यहाँ कैसे आते हैं?
इश्की ने उससे उत्सुकता से पूछा। करण ने तुरंत कहा, मैं ऑफिस आने के लिए मेट्रो का इस्तेमाल करता हूँ और मुझे यहाँ आने में 1 घंटा लग जाता है। इश्की को ये बहुत परेशानी वाली बात लगी, लेकिन करण के लिए ये कुछ भी नहीं था। वह इसका आदी हो गया था। ये तो काफी परेशानी से भरा है। मैं तुम्हें शहर में रहने के लिए एक जगह दूंगी और फिर तुम काम करने के लिए यहाँ आ सकते हो। तुम वापस जाओ और अपना सामान पैक करो, तुम्हारे नए घर का एड्रेस भेज दूंगी। डॉट। थैंक यू मिस कपूर, आपसे मुझे इश्की कहना। ठीक है। करण के जाने के बाद इश्की के पास और कोई काम नहीं था, इसलिए वह वापस हॉस्पिटल गई। आप लोग कौन है? इश्की जब अस्पताल के कॉरिडोर के पास आई तब उसने वहां खड़े 2 गार्डों को देखा तो वह हैरान हुई। हमें मिस्टर अभिमान सिंघानिया ने मिस्टर सिंघानिया को प्रोटेक्ट करने के लिए कहा है और उन्होंने इश्की को अंदर जाने से रोक दिया। इश्की ने दोनों गार्ड को देखा। अगर वे अस्पताल में नहीं होते तो अभी जमीन पर पड़े होते। मैं तुमसे कह रही हूँ, भले ही अभिमान हो या कोई और, मुझे अंदर जाने से नहीं रोक सकते। इसलिए अगर तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रहे हो तो मेरे रास्ते से हट जाओ। इश्की की डरावनी आंखें देखकर गार्ड ने एक दूसरे को देखा और बोले, हम बात करके बताते हैं। जल्दी करो, इश्की ने कहा। वह बहुत गुस्से में लग रही थी। एक गार्ड ने जल्दी से फोन निकाला और मिस्टर अभिमान को फोन किया। मिस्टर सिंघानिया, एक लड़की वार्ड में घुसने की कोशिश कर रही है, हमें क्या करना चाहिए? अभिमान को अंदाजा था कि वह इश्की होगी। उसे अंदर जाने दो, तुम उसे रोक नहीं सकते, लेकिन उस पर नजर रखना। ठीक है। बॉडीगार्ड ने फोन काटा और इश्की को नहीं रोका। मिस्टर सिंघानिया अभी भी कोमा में थे। इश्की ने उनकी हालत देखी और उलझन में पड़ गई। उन्हें आज जग जाना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों है कि वह अभी तक नहीं जागे? उद्धरण चिन्ह।